हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड प्रोमोटिंग हेल्थ। सबसे पहले अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी को हम सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है बायो की जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, यानी कि जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन है, जैसे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी है। ये सभी सिस्टम्स किस तरह से काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, यानी जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट फंक्शंस है, कोई ना कोई आर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करा रहा होगा। तो यहाँ पर हम उन्हीं डिफरेंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि जितने भी फंक्शन है बॉडी में वो किस तरह से हो रहे हैं। और यहाँ पर हम इंट्रैक्शन की भी बात करेंगे। इंट्रैक्शन क्या हो गया, यानी जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं बॉडी के वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जैसे अगर मान लो हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हम खाना जो खा रहे हैं, खाना वहाँ पर जो है डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, तो वो एनर्जी आगे जाएगी ब्लड में। यानी सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि वो इंटरलिंक्ड है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है डाइजेशन सर्कुलेशन के साथ। देन सर्कुलेशन जो है आगे रिस्पिरेटरी जो है उसके साथ, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी यानी सिस्टम बॉडी के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि लाइफ को मेंटेन करके रख सकें। अब कहते हैं कि फिजियोलॉजी जो है जैसे हमने कहा कि वो क्या करती है कि स्टडी करती है जो डिफरेंट बॉडी के जो हमारे फंक्शन हैं और मैकेनिक्स है बॉडी का उसको। और यहाँ पर कहता है कि डिफरेंट चीज़ें हम कवर करते हैं। एक तो सेलुलर लेवल के ऊपर, सेलुलर लेवल यानी कि जहाँ पर हम सेल के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि सेल किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ओवरऑल भी देखें तो सेल हम जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, तो वो जो सेल है हमारा उसके अंदर भी जो है डिफरेंट फंक्शन जो है चल रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो हर एक सेल के अंदर जो है रिस्पिरेटरी पाथवे जो है वो अलग से चल रहा होता है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं। उतना डीप जाना नहीं है, बट आप इसमें बस इतना याद रखेंगे कि सेल्यूलर लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, देन उसके बाद हम टिश्यू लेवल के ऊपर बात कर सकते हैं। टिश्यूज़ क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स जो कि कोई स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करें तो उनको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के लेवल के ऊपर जो है हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से फंक्शन हो रहा है। देन ऑर्गन के लेवल के ऊपर, ऑर्गन जो है यानी जैसे हम हार्ट, लंग्स, किडनीज वगैरह उनकी बात करें कि वो किस तरह से मिल के जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और देन सिस्टम लेवल जो ऊपर हमने बात की थी कि वो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी हो गया, रीनल यानी कि जो किडनी के साथ एसोसिएटेड है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ ताकि बॉडी में क्या वो कर सकें, एक होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन कर सकें, यानी एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन रख सकें। तो यहाँ पर अगर हम वही बात करें तो कहते हैं कि जो फिजियोलॉजी है ये क्या करती है कि बॉडी के अंदर जो है होम्योस्टेसिस को जो है वो क्या करती है कि मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस क्या हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम बना के रखना है। तो बॉडी के अंदर जो एक इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है, जो इंटरनल कंडीशंस हैं बॉडी की, कहता है कि उनको क्या रखना, इक्विलिब्रियम के अंदर रखना। तो ये क्या हो गया, होम्योस्टेसिस। उसके अलावा कहता है कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, यानी डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है। जो हमने कहा था कि एक सिस्टम दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो कहता है कि उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, जिसमें हम न्यूरल मैकेनिज़्म की बात कर सकते हैं। न्यूरल मैकेनिज़्म में क्या आ जाएगा, यानी कि जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं इसमें कि जो नर्व्स हैं वो वहाँ पर एक दूसरे को जो है वो सिग्नल वगैरह भेजे जाएंगे। देन हार्मोन्स की हम बात करते हैं। हार्मोन्स जो है ये केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो हार्मोन्स को हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर हैं। तो जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू जो है वो सिग्नलिंग हो सकती है कि ब्रेन वगैरह जैसे रिलीज़ करेगा से कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स जो जा करके आर्गन को जो है क्या करेंगे कि इन्फ्लुएंस करेंगे, उस तक वो मैसेज पहुंचाएंगे और आर्गन जो है आगे वो एक्ट करेगा उसी तरह से। उसके बाद कहता है कि लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म हो सकते हैं। लोकल कंट्रोल में भी से के कुछ केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं डिफरेंट तरह की, जैसे पैराक्राइन सिग्नलिंग वगैरह, उसमें हमने उतना जाना नहीं है। उसके बाद कहता है कि ये सभी जो सिस्टम है ये मिलकर के क्या करेंगे, बॉडी में एक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है दैट इज़ होम्योस्टेसिस, उसको मेंटेन करेंगे। और जो डिफरेंट चेंजेस आएंगी वो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि मान लो अगर कोई भी चेंजेस आ रही है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सेंस करती है। और देन वो जो चेंज है उसको सेंस करने के बाद थ्रू, जैसे हमने कहा, न्यूरल या हार्मोनल वे जो है वो इन्फॉर्मेशन आगे ब्रेन तक जो है वो पहुंचाई जाएगी, एंड या स्पेसिफिक जो टारगेट आर्गन है वहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ एरियाज़ जो हैं स्टडी के, जैसे सेल्यूलर फिजियोलॉजी हमने बात की थी
कि सेल्यूलर फिजियोलॉजी जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग की, तो सेल और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे सेल का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जैसे गोल्जी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो कहता है कि सेल्यूलर फिजियोलॉजी जो है वो क्या करती है कि सेल के फंक्शन और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके क्या फंक्शन है उनके बारे में बात करती है, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म वगैरह की बात करेंगे। जैसे अभी हमने कहा था हर एक सेल में जो है रिस्पिरेशन होता है अलग से, जिसको हम सेल्यूलर रिस्पिरेशन बोल रहे हैं, जहाँ पर जो है हम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल होता है, हम पढ़ते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर कैसे एटीपी जनरेट होगी, तो वो यहीं पर आ जाता है। उसके अलावा जो है कहता है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गए, यानी जो सेल है तो उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू मेम्ब्रेन, फ्यूजन वगैरह होती है, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, उसमें जाना नहीं। और सेल कम्युनिकेशन, सेल आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हम सेलुलर फिजियोलॉजी में जो है वो चीज़ें पढ़ते हैं। देन ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी, जहाँ पर कहता है कि फोकस किया जाता है किस चीज़ के ऊपर, ऑन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम। जो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है उसके फंक्शंस यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मान लो कार्डियोवैस्कुलर, जहाँ पर हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी हम वहाँ पर बात करेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जहाँ पर हम क्या चीज़ देखेंगे कि बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और अडाप्ट करती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज। यानी जब एक्सरसाइज या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी होगी तो बॉडी जो है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम बात करते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह से कहता है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है वहाँ पर चेंजेस आएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर क्या फंक्शन चेंजेस होंगी, जो हार्ट बीट है जैसे वो जो है तेज़ हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। और उसके अलावा जैसे हम सांस लेंगे तो वो ब्रीदिंग का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, तो वो चीज़ें होंगी। उसके अलावा एंडोक्राइन जो है, बस इसमें आप इतना याद रखें कि हार्मोनल जो रेगुलेशन है उसकी बात करते हैं। तो एंडोक्राइन जो है यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट जो बॉडी के फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उनको जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे चाहे ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन, कुछ भी। क्योंकि हम जब बात करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स की बात करते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ में भी ग्रोथ हार्मोन है वो होता है। रिप्रोडक्शन में जो है जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह उनका जो है रोल होता है, तो वो हम यहाँ पर बात करते हैं। उसके अलावा न्यूरोफिजियोलॉजी में कहता है कि हम क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम का उसकी बात की जाती है, जहाँ पर ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व्स और सेंसरी आर्गन कौन से होगी, जैसे आइज़ हो गए, एयर्स हो गया, उसके अलावा स्किन हो गई, तो ये सेंसरी हैं, तो उनकी यहाँ पर जो है हम बात करते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी में। और उसके बाद कहता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम फिजियोलॉजी, यहाँ पर कहता है कि सिस्टम फिजियोलॉजी जो है वो यहाँ पर यानी जितने भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनकी जो नॉलेज है उन सभी को मिला करके हम जो है देखेंगे कि किस तरह से जो ओवरऑल फंक्शनिंग है इंडिविजुअल की वो हो रही है और किस तरह से डिफरेंट फंक्शन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ ब्रांचेज या टर्म्स हैं, स्टडी एरियाज़ हैं, इनको आप थोड़ा इस तरह से देख लें। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, तो कहता है कि अगर हम फिजियोलॉजी यानी कि जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो ये किस में हमें हेल्प करेगा, ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, कि जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको ताकि हम डायग्नोस कर सकें और देन आफ्टर डायग्नोसिंग उनको हम क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें। और उसके अलावा जो डिफरेंट कहता है कि एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं वो डिज़ाइन किए जा सकते हैं, जो न्यूट्रिशन है उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि कितनी चाहिए, क्या है एडिक्वेट अमाउंट्स में। और उसके अलावा जो डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ वगैरह हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं उसी के बेस के ऊपर। अब नेक्स्ट प्रोमोटिंग हेल्थ की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि प्रमोटिंग हेल्थ, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास कि अगर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ टू अडॉप्ट बिहेवियर, कि इसमें हम इंडिविजुअल्स को भी एम्पावर कर रहे हैं और कम्युनिटीज़ को भी कि वो क्या करें कि वो ऐसे बिहेवियर या लाइफस्टाइल जो है या इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है उनको अडॉप्ट करें जो कि जो इंडिविजुअल का वेल बींग है उसको इन्हेंस करे, जो इंडिविजुअल का वेल बींग यानी जो हालात हैं आप कह लीजिए इंडिविजुअल के, उनको बेहतर बनाएं, और जो इलनेस है उससे क्या करें, इंडिविजुअल को बचाएं। तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी, प्रमोटिंग हेल्थ में आ जाएंगी, जो कि मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे कि बिहेवियर को, लाइफस्टाइल्स को, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है वो ऐसी लाई जाएँ, अडॉप्ट किए जाएँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम अगर बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो कहते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये फोकस करेगा किसके ऊपर, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इलनेस, कि इलनेस का जो रिस्क है उसको कम किया जाए, इंजरी के रिस्क को कम किया जाए, और जो प्री मैच्योर डेथ है
उनको भी कम किया जाए। और यहाँ पर जो है उसके लिए डिफरेंट मेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर हम जो है 3 लेवल के ऊपर बात करेंगे, एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और तीसरा जो है टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी जो प्रिवेंशन है कहता है इट एम्स टू प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिजीज़। यहाँ पर जो है हम प्राइमरी प्रिवेंशन में बात करेंगे कि जो डिज़ीज़ है उसको रोका जाए, उस यानी कि जो डिज़ीज़ है उसको आने से पहले ही रोका जाए। तो प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ होने से पहले ही उसको रोका जाए। कैसे? जो रिस्क फैक्टर हैं या वो आपका बिहेवियर जो कि मान लो कि डिज़ीज़ को प्रमोट करता है उसको रोक करके, तो आपको क्या करना है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं यानी उनको जो है एड्रेस करना है, उनको ख़त्म करना है। और दूसरा जो हेल्थी बिहेवियर है उनको प्रमोट करना है। उससे क्या होगा कि जो बीमारियां आ सकती थी वो नहीं आएंगी। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में है, जहाँ पर आप बीमारी को आने से पहले ही जो है क्या कर देते हो कि प्रिवेंट कर दो। इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी? तो कहता है इम्यूनाइजेशन होगी, जैसे जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन वगैरह वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा। जैसे बच्चों को जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, जो वैक्सीनेशन वगैरह दी जाती है वो भी इसी में आ जाएगी। उसके अलावा कहता है कि हेल्थ एजुकेशन हो गया। उसके बाद जैसे स्मोकिंग सिसेशन प्रोग्राम, क्योंकि स्मोकिंग जो है उसको यानी रोकने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जाएँ। और उसके बाद कहता है कि रेगुलर अगर स्क्रीनिंग की जाए कंडीशंस के लिए, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ जैसे शुगर वगैरह या कैंसर, इन बीमारियों के लिए रेगुलर अगर स्क्रीनिंग की जाए तो हम बचा सकें। उसके बाद कहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा? तो कहता है इसमें अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन टू मिनिमाइज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़, यानी अगर जो बीमारी है उसको जल्दी ही हम अगर डिटेक्ट कर लें तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। यानी कि जो अर्ली स्टेजेस हैं उन्हीं में अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी डिज़ीज़ है क्या है, तो हम जो डिज़ीज़ का जो इम्पैक्ट है उसको भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने से भी बचा सकते हैं। तो इसमें कहता है एक तो स्क्रीनिंग आ जाएंगी, जैसे डिफरेंट टाइप्स के कैंसर हैं उनके लिए स्क्रीनिंग, और उसके अलावा जो STDs हैं, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीज़ हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग की यहाँ पर जो है बात करेंगे। और उसके अलावा कहता है कि जो बाकी रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल है, इसके लिए भी अगर टेस्ट या स्क्रीनिंग किए जाएं तो काफ़ी हद तक जो है हम अगर अर्ली हम डिटेक्ट कर लें तो हम जो है जो ज़्यादा जो रिस्क हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आने से पहले क्या कर सकते हैं कि रोक सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ताकि ना आए। जैसे मान लो अगर हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल थ्रू ब्लड टेस्ट वगैरह के कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो रही है, तो हम स्टार्टिंग में ही उसको अगर मान लो ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे तो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होगी। उसके बाद टर्शरी प्रिवेंशन में कहता है कि क्या आ जाता है, इट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, कि अगर डिजीज़ जो है वो आ गई है हमें अर्ली स्टेज में पता भी नहीं चला। अब कहता है कि टर्शरी प्रिवेंशन में हम क्या बात करेंगे कि डिजीज़ को आगे प्रोग्रेस ना की होने दिया जाए, तो डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सिम्टम्स एंड डिजीज़ उनको मैनेज करेंगे और इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल को, जिनमें क्रोनिक कंडीशन को कौन सी होगी, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। इसमें कहता है कि डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो है उनको चलाया जाएगा। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हो गई। तो इसमें कहता है कि जैसे केयर पेशेंट्स के लिए जिनको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ वगैरह है, तो ये उसके बाद कहता है कि हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन, उसके थ्रू भी हम जो है क्या कर सकते हैं कि हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे कि कहता है कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेगा कि टू मेक देम इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट, क्योंकि उनको अपनी हेल्थ के बारे में पता चलेगा और वो जो बिहेवियर है अडाप्ट कर सकते हैं जो उनके हेल्थ के लिए जो है वो अच्छा होगा, वेलबींग के लिए अच्छा है, तो वो बिहेवियर अडाप्ट कर सकते हैं थ्रू हेल्थ एजुकेशन। उसके अलावा कहता है कि बिहेवियरल चेंज इंटरवेंशंस, अगर हम अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं तो भी जो हेल्थ है उसके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वही कहता है कि बिहेवियरल चेंज किस एम करता है क्या करने में, कि जो हमारे अनहेल्दी बिहेवियर है उसको हम क्या करें, मॉडिफाई करें, उसको चेंज करें और अडॉप्ट और प्रमोट करता है किस चीज़ को, कि जो पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर है उसको हम क्या करें, अडॉप्ट करें, अपनाएं। उसके बाद कहता है बिहेवियरल चेंज इंटरवेंशन टारगेट वाइड रेंज ऑफ हेल्थ बिहेवियर, इसमें कहता है डिफरेंट हेल्थ बिहेवियर्स को टारगेट किया जाता है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, कि जितना फिजिकली एक्टिव हो गए तो उतने चांसेस जो है वो आपके डिजीज़ के भी कम रहते हैं और बॉडी हेल्दी रहेगी। डाइटरी हैबिट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। सब्सटेंस यूज़, यानी मान लो अगर कोई स्मोकिंग वगैरह या अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसका यूज़ बंद कर दे। स्लीप हाइजीन, क्योंकि स्लीप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेस को भी मैनेज किया जाए तो, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट्स है उनके लिए भी आपको जो है रेगुलरली जो है वो मान लो अगर मेडिसिन वगैरह लेनी है तो आप उनको भी लो एडहेर करो उनको। तो ये बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद
इन्वायरमेंटल इंटरवेंशंस भी हैं। इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन कहता है कि दे एम टू क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट, के सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाया जाए जो कि हेल्थ को और वेलबींग को प्रमोट करे। कैसे? बाय एड्रेसिंग सोशल, इकनॉमिक और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसमें इन्वायरमेंटल में तो हम पोल्यूशन वगैरह की भी बात कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज है वो भी जो है हेल्थ के लिए क्योंकि डिटर्मिनेंटल है। उसके अलावा कहते हैं इसमें और भी फैक्टर्स जो है उनको टारगेट किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, सेफ़ हाउसिंग है, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशियस फूड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन जैसे अभी हमने बात की तो इसमें स्मोक फ्री पॉलिसीज़ की बात, क्योंकि पोल्यूशन की जैसे हमने ऑलरेडी बात की वो चीज़ें आ जाएंगी। देन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, ये भी हेल्थ को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट हैं। तो हेल्थ प्रोग्राम्स जो है कम्युनिटी लेवल के ऊपर कहता है कि ये भी जो है चलाए जाने चाहिए विद इन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू एड्रेस हेल्थ नीड्स एंड प्रियॉरिटीज़ विद इन कम्युनिटी। यानी जो हेल्थ नीड्स हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर और जो प्रियॉरिटीज़ हैं उनको जो है उनके लिए जो है इन कोलैबोरेशन विद से के मेडिकल डिपार्टमेंट या कुछ, तो ये हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं। देन हेल्थ पॉलिसीज़ जो है वो भी होनी चाहिए जो कि कहता है कि लेजिस्लेशन रेगुलेशन, क्योंकि मान लो अगर जैसे हमने पोल्यूशन की बात की थी कि उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ या रेगुलेशंस होती हैं कि कितना अमाउंट या कंट्रोल वगैरह करने के लिए उनको, तो उनको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य होता, ये जो है 2018 में लॉन्च हुआ था और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पर कहता है कि कैशलेस और जो प्रोवाइडिंग कैशलेस एंड कवरलेस हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 5 लाख पर फैमिली, तो इतना जो है वो यहाँ पर जो है वो कवर दिया जाता है। और उसके अलावा कहता है कि एक और यहाँ पर स्कीम है एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ECIC, कहता है कि ये भी जो है मेडिकल केयर जो है वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ को जो है वो देता है। और यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए भी कुछ स्कीम्स हैं, जनानी जो है स्वास्थ्य अभियान, और उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो यहाँ पर भी कैश इंसेंटिव ऑफ 5000 जो है 3 इंस्टॉलमेंट में प्रेग्नेंट वीमेन वगैरह, ये आगे भी जो है हम डिटेल में भी सिलेबस में है इसकी बात करेंगे। उसके अलावा ये कुछ और स्कीम्स हैं यहाँ पर, इनको भी जो है आप चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें मेनली जो है इतना कुछ ख़ास जो है और चीज़ें हैं नहीं, बस आप ये थोड़ा सा यहाँ पर मेनली हम फिजियोलॉजी क्या है बस इसको आप थोड़ा जो है देख करके, और यहाँ पर डिफरेंट जो है ये कुछ टर्म्स थी इनको आप थोड़ा सा देख लें। बाकी जो है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो मेन चीज़ें हैं इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी प्रिवेंशन आप देख लें, और उसके अलावा बिहेवियर के अंदर चेंजेस वगैरह वो तो सिंपल सी चीज़ें हैं। बाकी ये जो है कुछ जो यहाँ पर स्कीम्स हैं पूछे जाने के चांसेस कम हैं, बट स्टिल आप चाहो तो ये थोड़ा सा जो है उसको देख सकते हो। बाकी MCQs के थ्रू भी जो है अगर कुछ और चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं तो वो हम वहाँ पर जो है कर लेंगे।